नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई का ये ओरिजिनल पेपर है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाना। आपके पेपरों में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से रिपीटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का ये पेपर है, 21 दिसंबर 2021 का ये पेपर है। और जो आफ्टरनून शिफ्ट होती है, क्योंकि पर डे आपकी 3 शिफ्ट चलती है, तो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, इसमें ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन है। अब आपके 38 ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब थोड़ी सी स्कीम चेंज कर दी। इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आते हैं, जबकि पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन के 25 क्वेश्चन आया करते थे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन ही आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो 25 क्वेश्चन है उनका ओरिजिनल पेपर भी मैं डाल चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर उस पूरे पेपर को देखें। 25 क्वेश्चनों का डाल चुके हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में हम इसे हल करेंगे 25-25 क्वेश्चनों का। तो आप दोनों पार्ट ज़रूर देखिए। ये पहला पार्ट है जिसको आज हम हल करने जा रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं तो। सेकंड पार्ट एग्ज़ाम से पहले अवेलेबल करवा देंगे आपको, तो जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए आज की इस वीडियो से हम शुरू करते हैं। पहला काम, चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से चलेंगे सीधा। प्राइवेसी रखनी पड़ती है थोड़ी सी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर मैंने हाइड कर रखे थे, नाम थोड़ा थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया जिस भी बच्चे का है। पहला सवाल आपके सामने, देखो क्या करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके सेकेंड ईयर में जो मशीन वाला चैप्टर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूपीएस और वो सब में से क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट क्लासेज प्रोवाइड करवा चुके हैं, 20 महत्वपूर्ण क्लासेज आपको दी है, प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी ज़रूर देखें। सवाल देखो, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा किस नियम से निर्धारित करते हैं। डीसी मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आ जाएगा। दाएं हाथ का नियम जो होता है ना, वो जनरेटर में होता है और वो भी इंड्यूस ईएमएफ यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। बाएं हाथ के नियम में मोटर के घूमने की दिशा को दिखाता कौन है? अंगूठा दिखाता है। पहली उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, बीच की उंगली आर्मेचर धारा की दिशा को और अंगूठा मोटर के घूमने की दिशा को दर्शाता है। सो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डीसी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे चेंज की जा सकती है, ये घूमने की दिशा बदलनी है। ये 2 ऑप्शन हमारे पास है, या तो फील्ड की डायरेक्शन बदल दो या आर्मेचर की डायरेक्शन बदल दो, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इसे। ये एक सिंबल दिया गया है जिसमें अपन से पूछा गया है कि ये सिंबल है किसका। तो ये सिंबल में देखो डायक है, क्योंकि 2 आमने सामने इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंबल आपका डायक का है। एससीआर की पहचान क्या होती है? आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, एससीआर में एक गेट नाम का सिरा और होगा, एनोड के थोड़ के अलावा यहाँ से गेट निकला हुआ होगा। ट्राइक की क्या पहचान है? ट्राइक में सेम डायक के जैसे ही 2 होंगे आमने सामने ऐसे, लेकिन ट्राइक में भी तीसरा सिरा और होगा। डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, ट्राइक में 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये डायक है आपका और सिंबल के रूप में आ सकता है। एससीआर का भी सिंबल आया हुआ है पेपरों में। अगला, सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी चाहे फ्यूज की हो चाहे सर्किट ब्रेकर की हो, हिंदी में इसे विदारण क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदारण क्षमता। रप्चरिंग कैपेसिटी वह अधिकतम शक्ति होती है जिसे एक सर्किट ब्रेकर दोष के समय सहन कर जाता हो, जब फॉल्ट आता है उस दौरान सहन कर जाए। एमवीए में होती है। मेगा वोल्ट एम्पियर इसका ऑप्शन है। अब देखो, आईटीआई एग्ज़ाम तो इतना कंफ्यूज करता नहीं है आपको, तो और ऑप्शन आएंगे नहीं। कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आए ना तो चेंज कर सकता है। दरअसल इसकी छोटी इकाई वीए ये भी लिखा हुआ आ सकता है, पूरा नाम है वोल्ट एम्पियर। इसे थोड़ी सी बड़ी इकाई ले जाए, केवीए ले जा सकता है। और फिर सबसे बड़ी इकाई है एमवीए यानी मेगा वोल्ट एम्पियर। तो वो इसको खोल करके लिख सकता है, मेगा वोल्ट एम्पियर अलग अलग लिख दे तो डरना नहीं है, और चेंज करके लिख दे, आभासी शक्ति में लिख दे तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर है, ये किलोवाट वास्तविक शक्ति है और ये वोल्टेज की इकाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2021 के तो जितने भी एग्ज़ाम थे ना, सब में ये आया था, और इवन वर्ष 2022 में भी जब क्वेश्चन आए ना पेपरों में, तो उनमें ये बहुत आया था। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। सिक्वेंशियल सर्किट कौन करता है?
इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जो अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों को संचालित करती है? अनुक्रमिक मतलब होता है सीक्वेंस में चलना। सीक्वेंस का मतलब होता है इतने समय तक ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। लाइक आजकल स्लिपिंग मोटर जो है वो ऑटो रेजिस्टेंस वाली आती है, जिसमें रोटर रियोस्टेट जो होता है ना वो ऑटो कट होते हैं। जैसे 4 रेजिस्टेंस अपने लगाए हुए हैं, तो 4 टाइमर लगेंगे जो निर्धारित टाइम के बाद एक एक करके सारे उन रेजिस्टेंस को सर्किट से बाहर करते जाएंगे, शॉर्ट कर देते हैं, और फाइनली जैसे मोटर की स्पीड 75 से ऊपर जाती है तो बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से मोटर का स्टार से डेल्टा कन्वर्जन देख लो। निर्धारित समय के बाद जब मोटर स्टार से डेल्टा की तरफ जाती है तो वो काम टाइमर ही करवाता है, ठीक है ना। रिले का काम है प्रोटेक्ट करना, जैसे अर्थ फॉल्ट रिले है, ओवरलोड रिले है। कॉन्टेक्टर होता है, ये मोटर को पावर सप्लाई करने के काम करता है। और ऑक्सिलरी होता है जिसमें से इंडिकेशन निकाले होते हैं, होल्डिंग के कॉन्टैक्ट निकाले होते हैं, ऑन ऑफ ट्रिपिंग, 3 तो वो होते हैं, एक होल्डिंग का कॉन्टैक्ट लिया जाता है। और कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ये उस कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑक्सिलरी सप्लाई देने के लिए होता है। दरअसल जो कॉन्टैक्टर पिकअप होता है उसमें A1 A2 नाम के 2 टर्मिनल होते हैं। खैर ये प्रैक्टिकली बातें हैं, जब नौकरी लग जाओगे तब समझ में आएगा। टाइमर करके आना सीक्वेंशियल सर्किट के लिए जब भी आए। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, आर्मेचर दिखाया है ग्राउलर पर, उस पर हेक्सा ब्लेड रखी हुई है। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या। हेक्सा ब्लेड रख करके जब जांच करते हैं तो शॉर्ट कॉइल की जांच होती है। बाहरी ग्राउलर आर्मेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसी मोटर के स्टेटर की जब बात आएगी तो वहाँ पर आंतरिक ग्राउलर काम में लिया जाता है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आ चुका है। इंटरनल ग्राउलर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग चेक करने के लिए। बाहरी ग्राउलर किसके लिए होगा? डीसी आर्मेचर की जांच के लिए होगा। जब शॉर्ट कॉइल की जांच करेंगे तो हेक्सा ब्लेड का रिएक्शन कैसे होगा? तो आपको ध्यान रखना है, तुलनात्मक रूप से शॉर्ट कॉइल पर अधिक कंपन होगा, फास्ट कंपन होगा बाकी सभी कॉइल से। इसलिए कहते हैं कि ये पहचान होती है, शॉर्ट कॉइल पर अधिक कंपन होगा, ठीक है। तो सी उत्तर कर देना। आर्मेचर है, उसके ऊपर हेक्सा ब्लेड रखी हुई है, शॉर्ट कॉइल जांच की पहचान है। अगला सवाल, सिंगल फेज सप्लाई है, उसमें 240 वोल्ट की सप्लाई है। मिनिमम परमिजिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज पूछी है। देखो जब भी सप्लाई का नाम आ जाए तो लो और मीडियम वोल्टेज में 5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। यानी जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। आप 240 का 5% निकालिए, 12 वोल्ट आता है। यानी 12 वोल्ट इस सप्लाई में प्लस भी हो सकते थे और 12 वोल्ट इसमें माइनस भी हो सकते थे। तो 240 में से 12 माइनस कर दो, 228 वोल्ट आएगा। ये तो है मिनिमम। अब कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप मैं बात करूं तो मैक्सिमम भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैक्सिमम में 12 वोल्ट जोड़ देना, यानी 252 वोल्ट आ जाएगा अधिकतम वोल्टेज। मिनिमम मैक्सिमम दोनों याद करेंगे। अभी तो खैर आपको ITI एग्ज़ाम देना है तो ITI वालों के लिए यही ऑप्शन आएंगे, बाकी कंफ्यूज करेंगे नहीं। ऑप्शन वही रखते हैं लगभग, नया ऑप्शन जोड़ते ही नहीं है। सी उत्तर आएगा, 228 वोल्ट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो आपने पहले पढ़ लिया होगा इसको, कोई ज़्यादा वो है नहीं समस्या। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में आती है क्या। सवाल देखो अगला, जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर आपसे जनरेटर का कार्य सिद्धांत पूछे तो वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, अल्टरनेटर का भी पूछ सकता है, तो अल्टरनेटर भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही काम करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों जनरेटरों का सेम है जी। अगला सवाल, ये आपको है ना ड्राइव कंट्रोल दिखाया गया है डीसी मशीन में जो कंट्रोलिंग प्रणाली होती है। और इसमें जो ड्राइव की अगर अपन बात करेंगे ना तो घटते बढ़ते संबंध के साथ में दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। दरअसल ये जो ड्राइव कंट्रोल आपका है ये है स्पीड और टॉर्क की विशेषता कर्व। अब मैं सिंपल सी एक चीज़ समझाता हूँ आपको। डीसी मशीनों में फ्लक्स का बड़ा रोल होता है और फ्लक्स के साथ टॉर्क और गति दोनों का रिलेशन होता है। डीसी मशीनों का टॉर्क फ्लक्स के समानुपाती होता है, जबकि डीसी मशीनों की गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर फ्लक्स बढ़ेगा
तो टॉर्क तो बढ़ेगा लेकिन स्पीड कम हो जाएगी। अगर फ्लक्स घटेगा तो टॉर्क कम होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वाइस वर्सा इनमें चलता है। तो ये टॉर्क बनाम गति वाला है, डी उत्तर करके आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो डायग्राम वगैरह चेंज नहीं होंगे, वो ध्यान रखना जरूर। और डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली वो क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो डायग्राम वाले सारे आराम से पढ़ लेना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। दरअसल पोल पिच होती है जो हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, गणना करके निकालते हैं। जैसे 36 स्लॉट और 4 पोल है तो पोल पिच का मान है 9। लेकिन कॉइल पिच का दूसरा नाम होता है वाइंडिंग पिच। वह पिच जिस पर हमने एक्चुअल में वाइंडिंग की, मान लीजिए हमने 7 मानते हुए किया तो ये वाइंडिंग कहलाती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अगर हम इसको 11 मानते हुए करते तो ये कहलाती लॉन्ग पिच वाइंडिंग, और अगर 9 मानते हुए करते हैं तो ये कहलाती है फुल पिच वाइंडिंग। पिच के आधार पर एसी में वाइंडिंग 3 तरह की होती है, ठीक है। तो जब कम में लिया है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलेंगे। अब पिच को कोर्डेड भी बोल सकते हो, शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग या शॉर्ट पिच वाइंडिंग बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। हाफ पिच नाम से तो कोई वाइंडिंग होती नहीं है जी। अगला सवाल, एसी डीसी दोनों में जो अपन कम पावर कंजप्शन के साथ जो स्पीड कंट्रोल प्रणाली काम में लेते हैं वो कौन सी है। ये लो पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एसी और डीसी दोनों मोटरों में स्पीड कंट्रोल के लिए वर्तमान में हम ड्राइव कंट्रोल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं डीसी में तो फील्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। और एसी में पहले हुआ करता था एएफडी जिसे वीएफडी बोलते थे, और आजकल आ गया है वीवीवीएफडी। एएफडी का पूरा नाम होता है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और वीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और वीवीवीएफडी का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। दरअसल हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों बदलते हैं तो इससे फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, और फ्लक्स कांस्टेंट रहने से टॉर्क नियत रहता है, यानी स्थिर टॉर्क के साथ वेरिएबल स्पीड प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वर्तमान में हम इस विधि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, ड्राइव कंट्रोल उत्तर कर देना। स्पीड कंट्रोल के लिए सबसे मोस्ट मेथड हमने पूछा है। अब देखो एक तरह से वो कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ में हो तो ये होता है। एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, यदि कुंडली पोल पिच से कम है, सिंपल सवाल दे दिया, कॉइल पिच जो है वो पोल पिच से कम है, क्वेश्चन वापस आ गया। देखो शॉर्ट कोर्डेड वाइंडिंग, अभी एक क्वेश्चन पहले ही आया था। कॉइल पिच का मान पोल पिच के मान से कम है तो किस प्रकार की वाइंडिंग काम में लेंगे। डीसी शंट मोटर है भैया, देखो सिंपल सी बात है। क्या दिखा रखा है, A1 A2 सिरे दिखा रखे हैं, E1 E2 दिखा रखे हैं। E1 E2 किसके होते हैं, शंट मोटर के, ठीक है। संचयी क्यूमुलेटिव कंपाउंड की पहचान क्या है, दोनों फ्लक्स की काम करने की दिशा एक होनी चाहिए, जुड़ने वाला स्वभाव होना चाहिए, और दोनों फील्ड होनी चाहिए। D1 D2 E1 E2 दोनों टर्मिनल वो हो, A1 A2 आर्मेचर के भी हो। सीरीज मोटर में आर्मेचर के टर्मिनल A1 A2 और D1 D2 सीरीज के टर्मिनल, और साथ में वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई दिखा देगा आपको। कोई बात नहीं, इतने डायग्राम देखकर तो पहचान ही जाएंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, इतने भी कन्फ्यूजन मत रखना। और पीवी सिस्टम कैसे बनता है, फोटोवोल्टेइक सेल। अब फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए भी आ सकता है और सोलर सेल का भी आ सकता है, दोनों इम्पोर्टेंट है। सोलर सेल किसका बना होता है और फोटोवोल्टेइक किसका बना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिलिकॉन इसका आंसर आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन तो करवा ही चुके हैं। दरअसल पीवी सिस्टम जो होता है, इसमें जो सिस्टम लगता है उसको सोलर अर्रे बोलते हैं, और ये सीरीज पैरेलल में होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक सोलर सेल की वोल्टेज 0.5 वोल्ट के आसपास मानते हैं जी। अगला सवाल, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये लो जो दिया है वही देख लो। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, VNL माइनस VFL बटे VFL इंटू 100। सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट से उत्तर करके आ जाना। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है, देखो सिंक्रोनस मोटर में भी डैम्पर का काम आ सकता है, वहाँ पर आपको 2 उत्तर बताने हैं, ठीक है ना। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दूर करने के साथ साथ मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने का काम भी करता है, लेकिन अल्टरनेटर में जब भी आ जाए तो केवल हंटिंग दूर करना या हंटिंग समाप्त करना आना है, ठीक है। दरअसल हंटिंग होती क्या है, रोटर एक नियत गति से चल रहा होता है, जैसे ही लोड में वेरिएशन आता है, भार में क्षणिक परिवर्तन आते हैं, तो अल्टरनेटर का रोटर या सिंक्रोनस मोटर का रोटर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, यानी उसकी गति में परिवर्तन आता है। अब
सिंक्रोनस मशीनें हैं, नाम से पता लग रहा है। तो रोटर और अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म से चलते हैं, यानी वो एक प्रॉपर स्पीड से चलते हैं और वेल मेंटेन स्पीड होती है दोनों की। अब यदि रोटर पिछड़ने का प्रयास करेगा तो वो पिछड़ता तो है नहीं और वो ओसिलेट करना शुरू कर देता है, जिसे हम बोलते हैं साधारण भाषा में कि वो दोलन करने लग गया है। ठीक है, तो ओसिलेशन होता है, उस ओसिलेशन का नाम हंटिंग है। शुद्ध हिंदी में आएगा दोलन कम करना। हालांकि इन्होंने तो हंटिंग लिखा है, शुद्ध हिंदी लिखी नहीं है, फिर भी अब की बार लैंग्वेज चेंज हो जाए तो ध्यान रखना दोलन लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, और ये साधारण अवस्था में काम नहीं करती है, ध्यान रखना है। ये केवल तभी करेगी जब हंटिंग आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। सिंक्रोनस मशीनों में सामान्य अवस्था में डैम्पिंग में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होता है? 0 होता है। सामान्य अवस्था में काम नहीं करेगी, केवल तब करेगी जब हंटिंग आता है। चलिए अगला सवाल, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में? थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी इन्होंने, हल्की सी। यहाँ यूँ लिखना था शंट फील्ड केवल आर्मेचर के समांतर में है, यानी ये यूँ कह रहा है कि यहाँ आर्मेचर है, यहाँ सीरीज फील्ड है, यहाँ आपका शंट फील्ड है जो केवल इस आर्मेचर के साथ पैरेलल में है। तो भैया इसे क्या बोलोगे? जब अकेले आर्मेचर के साथ हो तो इसे शॉर्ट शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, अगर यहाँ जुड़ा होता तो इसे लॉन्ग शंट कंपाउंड बोल देते। अब डिफरेंशियल होता या क्यूमुलेटिव होता, उसके लिए फिर आपको फ्लक्स की डायरेक्शन देखनी होती। इस तरह का सिंपल डायग्राम आए तो वो डिफरेंशियल बनता है हमेशा, बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी कनेक्शन के लिए डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है कि D1 D2 जो टर्मिनल है वो किस तरफ आएंगे। ठीक है, आपने अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना यार। ये वाइंडिंग वाला है, करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड यानी हीरे की आकृति है। अब डायमंड के 2 ऑप्शन आपको यहाँ दिए, इन्होंने दिए हैं क्या? नहीं, मेस के 2 ऑप्शन दिए, डायमंड के नहीं दिए, सॉरी एक्चुअल में। तो ये जो आकृति होती है ना, ये डायमंड कहलाती है, हीरा बोलते हैं इसे। हीरे की जाली के आकार की कुंडली है। ठीक है, डी उत्तर कर देना। अच्छी है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत बार पहले भी आया हुआ है। और आगे देखो भैया, यूपीएस का पूरा नाम पूछा है, इससे आसान तो क्या ही होगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं। आजकल ऑनलाइन यूपीएस लेते हैं जो ऑटो चेंज ओवर से फ्री है, सॉरी ऑटो चेंज ओवर हो जाता है, चेंज ओवर और ट्रांजिशन से फ्री है, पूछा जा चुका है। ऑनलाइन यूपीएस का ऑफलाइन से फ़ायदा क्या है? तो एक तो टर्न ऑन टाइम 0 है, दूसरा आपको ट्रांजिशन और चेंज ओवर जो है उससे हमें बचत हो जाती है। क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, एसी ड्राइव पैनल जो होता है ना, बीओपी पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल बोलते हैं इसको, या बेसिक ऑपरेटिंग पैनल बोल दो। उसमें कई सारे बटन होते हैं, एलईडी का क्या है, पैरामीटर की निगरानी रखें, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि प्रोग्राम या डाटा बटन का उद्देश्य क्या है? देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्रोग्राम और डाटा, यानी जितने भी डेटा आ रहे हैं उनको सेव करना, और अगर हम चाहें तो फैक्ट्री रीसेट भी कर लें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जितने भी जो आपके डाटा है उनको सेव रखें और हम चाहें तो उनको फैक्ट्री रिस्टोर कर सकें। प्रोग्राम या डाटा, नाम से ही पता लग रहा था, है ना। अगला सवाल देखो, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? और जांच किसकी कर रहे हैं? आर्मेचर वाइंडिंग की। देखो आर्मेचर की अगर जांच करेंगे तो बाहरी ग्राउलर आएगा, आंतरिक ग्राउलर किसके लिए आएगा? एसी स्टेटर के लिए आएगा। अल्टरनेटर का स्टेटर हो या एसी मोटर का स्टेटर हो, इसके लिए आपका आंतरिक ग्राउलर आ जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही पढ़ लेना। उसके बाद में देखो, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर वाला पार्ट दिखाया गया और पूछ रहे हैं कि इस भाग का नाम क्या है? तो ये कम्यूटेटर राइजर है, ये सेगमेंट है और इनके बीच में सेमीकंडक्टर्स, सॉरी वो इंसुलेटर लगा हुआ है माइका का। तो ये कम्यूटेटर राइजर है, उभरे हुए भाग का पूछ रहा है, ठीक है। करवा चुका हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब टॉपिक वाइज क्लासेस दी थी उसमें भी डाल दिया। लॉजिक गेट दिया हुआ है एक, और पूछ रहे हैं कि ये लॉजिक गेट कौन सा है? तो यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है ना, A इंटू बी और इसकी बार। तो A इंटू बी होता है एंड गेट का, और बार का मतलब होता है नॉट एंड, तो हम इसे बोलेंगे नेंड गेट। किसका सिंबल है? नेंड गेट। अच्छा, नेंड गेट का थोड़ा सा आगे बढ़ा करके दे दिया, 2 इनपुट वाला नेंड गेट, कोई बात नहीं। बाकी देखो नेंड गेट का कहीं ऑप्शन ही नहीं था, तो कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल, 6 पोल की एक एसी मोटर है, उसमें टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ, वैसे तो आसान सा क्वेश्चन है।
किसी भी मशीन में टोटल मैकेनिकल डिग्री हमेशा फिक्स होती है और वो 360 डिग्री होती है, चाहे पोल की संख्या कितने भी क्यों ना हो। लेकिन टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होती है ना, वो हमेशा पोल्स पर डिपेंडेड होती है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, और 180 इंटू ना लगाएं तो 360 का भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन उस समय फिर आपको पेयर ऑफ पोल रखना होता है, यानी पोल के जोड़े कितने हैं। अब 180 इंटू पोल करेंगे, 6 पोल है, कैलकुलेशन करके निकालोगे तो 1080 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ना, उसमें परमाणु के विखंडन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। परमाणुओं में ईंधन के रूप में हम 3 इस्तेमाल करते हैं, जिनका नाम है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। यहाँ देखो एक ही दिया हुआ है आपको, थोरियम। ठीक है, सिलिकॉन तो अर्धचालक है, वैसे ही काम में नहीं लेते, न्यूक्लियर ही काम में लेते हैं। तो प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम, इनमें से जो भी ऑप्शन आ जाए कर देना, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और उसके बाद में एक फिर डायग्राम दे दिया डीसी जनरेटर की पोल कोर और वो संरचना है जिसमें ये भाग पूछ रहे थे, ये पोल शू कहलाता है। क्यों लगाते हैं ये भी बड़ा ज़रूरी है, ऐसे भी पेपर में पूछ सकते हैं। तो इस भाग का नाम क्या है ये पूछा है, और इस भाग का नाम है पोल शू। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, 25 क्वेश्चन इस पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं। अगले 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, यानी 2 पार्ट में पूरा पेपर आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।